हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार से जुड़े हुए हम क्वेश्चंस कराएंगे। देख लिए, पहले हम आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और देन उसके बाद जो हमें इसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखिए, अगर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो फिर आप इसमें से जो है अपना एक टेस्ट सीरीज़ के रूप में टेस्ट लगा सकते हैं। तो हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए देखते रहिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो शुरुआत करते हैं। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम कराते हैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स इसके। तो देखिए, मूल अधिकारों को की जो पृष्ठभूमि थी वो रही थी नेहरू रिपोर्ट 1928। तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारतीय मूल अधिकारों को संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रदान की गई थी। मतलब इच्छा जो थी कि मूल अधिकार होने चाहिए, ये सबसे पहले किस टॉपिक पे किस रिपोर्ट उसमें बात हुई थी, किस एक सम्मेलन में आप लगा सकते हो, किस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में इसकी बात हुई थी, तो वो थी नेहरू रिपोर्ट 1928। अब देखिए, संविधान में जो है भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसमें से कि हमारा समानता का अधिकार पहला है, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार चौथा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार पांचवा, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार छठवां हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अब जो भारतीय संविधान है, मौलिक अधिकारों के राज्यों के कृत्यों के विरुद्ध गारंटी के रूप में स्थान दिया गया कि मतलब आप गारंटी है कि आपको जो है आपके स्टेट में ये सब चीज़ें तो बिल्कुल मिलेंगी, गारंटी देती है, इस चीज़ को देखता है भारतीय संविधान। अब देखिए, मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में कि जब आप आपातकाल हो जाता है, आपातकाल इमरजेंसी लग जाती है, अनुच्छेद 352, 358, 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकार का निलंबन किया जा सकता है। तो सिर्फ दो परिस्थितियों में देखिए, 358 और 359 में ही मूल अधिकार का निलंबन किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। अब देखिए, मौलिक अधिकार जो है न्यायोग्य बाध्य के रूप में संविधान में लिखे हैं। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना में अमेरिका अधिकार यानी कि अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। किसके पास है? न्यायपालिका। मतलब कि अगर कोई आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप कहाँ जा सकते हो? आप न्यायपालिका के पास जा सकते हो। और संविधान का अनुच्छेद जो 14 है, यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 14 ये कहता है कि भाई आप सभी समान हो, विधि विधान के सामने, गवर्नमेंट के सामने, न्याय के रूप में आप सभी समान हो। आपको किसी अमीर गरीब जात पात किसी का भी कोई अंतर नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का जो अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णन है। समानता की मतलब आप सभी समान हो। आप कैसे समान हो? आप सभी समान हो जैसे कि 14 में है, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति आदि के आधार पर। दूसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तीसरा है अप्रसत छुआछूत का अंत। और 16वें जो हमारा अनुच्छेद है उसके अंदर है उपाधियों का अंत। तो 16वें में उपाधियों का अंत है। 18वें अनुच्छेद में जो है 18 अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। देखिए, जो अनुच्छेद 14 है विधि के वो दिखाता है आपको विधि के समक्ष समता। और अनुच्छेद 15 पे ये है कि आपके ऊपर धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के रूप में प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन के अवसर हैं। और 17 में जो है अप्रस्तुत यानी कि छुआछूत का अंत है। और 18 में आपकी उपाधियों का अंत है कि आपको कोई भी भारत सरकार से अलग कोई भी उपाधि धारण नहीं किया कर सकते हो। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 1922 तक वर्णित है। तो देख लेते हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? तो पहली है 19(1) के क में प्रावधानिक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि व्यक्ति जो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है।
और स्वतंत्रता के अंतर्गत समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। और इसी वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आपके समाचार पत्रों की स्वतंत्रता आती है। जो समाचार पत्र कुछ भी लिख देते हैं वो अपनी इसी स्वतंत्रता के कारण लिख लेते हैं। उसके बाद है, उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के में प्रदत्त वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। मतलब कि आपको किसी चीज़ के बारे में सूचना देना भी ये एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है, जो कि 19(1) के कैम में वर्णित माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 19 क में शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन, मतलब कि 19 ख के अंदर आप शांति से आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हो, मतलब आप किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद 19(1) ग में संगम या संघ बनाने या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता, कि आप जो है कोई भी एक संगठन बना सकते हो, लेकिन वो संगठन की कंडीशन से ये है कि वो एक तो आपका जो है शांतिपूर्ण संगठन हो, और दूसरा ये हो कि भाई वो जो है कि किसी भी प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट या उसके किसी भी कानून का उल्लंघन ना करता हो। 19 के घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध आचरण की स्वतंत्रता, कि आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको बिल्कुल संचरण, आप अबाध संचरण, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाने से रोका जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 19(1) के ड के तहत जो है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास कर सकते हो। और आप देखिए 19 के घ के तहत आप कहीं भी जा सकते हो, संचरण कर सकते हो पूरे भारत में। 19(1) के ड के हिसाब से आप निवास कर सकते हो, आपको बस जा सकते हो, अगर आपको कोई भी आपको इस चीज़ के बारे में कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 19(1) के 6 में यदि कोई वृत्ति या व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है, मतलब आप कहीं भी व्यापार कर सकते हो, कैसा भी कर सकते हो, भले ही वो व्यापार जो है नियम कानूनों का उल्लंघन ना करता हो। उसके बाद देखिए, पहले इसमें 6 भी था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 19(1) के 6 को लोप कर दिया गया है, और 19 में क से लेकर 6 तक ही स्वतंत्रता दी है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 20 का जो संबंध है वो अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, कि जब तक आपकी अपराध की दोष सिद्धि नहीं हो जाती तब तक आप जो है निरपराध हैं, आपको संरक्षण दिया जाएगा। यह अनुच्छेद जो 21 है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का एक जो है प्राण दैहिक स्वतंत्रता है, और 21 के शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, कि आप कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से बच सकते हैं। आप गिरफ्तार को होना कि आप कौन सी कंडीशन में गिरफ्तार हो सकते हैं, या आपको गिरफ्तार होने से बचने के लिए कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप जो है संकट वाले कामों जैसे कि कारखाने, खनन आदि इत्यादि पर नहीं लगा सकते। जबकि अनुच्छेद 23 के तहत मानव व्यापार और दुर्व्यापार और बलात्श्रम प्रतिषेध है, कि आप बच्चों पर काम नहीं करा सकते, और यहाँ तक कि व्यक्तियों की खरीद फरोख्त भी नहीं कर सकते, ये भी गलत है। तो बाद भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, कि आप किसी के साथ छुआछूत भेदभाव नहीं कर सकते हो उसकी जाति पाति को देख करके। उसके बाद चलिए कुछ इंपॉर्टेंट तक चलते हैं। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 25, जिसके अंदर की हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार सम्मिलित है, तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके बाद है, जबकि 29 का संबंध जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, वह अनुच्छेद 30 का जो है अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूछा जाता है कि अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है, और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके
32 के विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। मतलब पहले मूल अधिकार की श्रेणी में संपत्ति का अधिकारी एक मूल अधिकारी हुआ करता था, लेकिन उसको विधिक श्रेणी में डाल दिया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संविधान के उपचार का अधिकार उल्लिखित है। संवैधानिक उपचार का अधिकार मतलब कि जैसे कि मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु कि आपको कोई मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो आपको क्या न्यायिक स्वतंत्रता मिलती है। अनुच्छेद की 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई है कि अगर आपको कोई आपके मूल अधिकारों से वंचित रखता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा 226 के तहत उच्च न्यायालय तक जा सकते हो अपने मूल अधिकारों को जो है कंटिन्यू कराने के लिए। उसके बाद है अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 में कई प्रकार की रिटों का वर्णन है। आप रिट 5 प्रकार की है सिंपटेड। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब इसमें जो है न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ठीक है, अगर गिरफ्तारी का तरीका गलत है, गैरकानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय उस बंदी को छोड़ने का भी आदेश देगा कि आप उसे नहीं पकड़ सकते। इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो अगर आपका बिल्कुल फैक्ट रीजन नहीं है आपको अरेस्ट करने का तो आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद है परमादेश। परमादेश का मतलब है ये आदेश जब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी जिस काम पे लगाया गया है अगर वो उस काम को नहीं कर रहा है तो आपके मौलिक अधिकार इससे प्रभावित होते और आप इसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हो, तब ये परमादेश जारी होता है। उसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा कानून करने से प्रतिषेध यानी कि आदेश जारी करती हैं कि जब आपकी निचली अदालत है कोई ऐसा कार्य करती है कि जो उसके अंडर आता ही नहीं है, उसकी पहुंच से बाहर है, तब ऊपर की जो अदालतें हैं उसे ऐसा करने का मना करती हैं और उसी मना करने के आदेश को जो है प्रतिषेध कहा जाता है। उसके बाद है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यानी कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय के उसे अधिकार परीक्षा दे सकती है। मतलब कोई आदमी जो है इलीगली किसी संवैधानिक पद के रूप में या किसी एक ऐसी सामुदायिक पद के रूप पर बैठ जाता है और वो लगता है कि वो इसका अधिकार नहीं है तो गवर्नमेंट उसका लिए भी जो है कानून ला सकती है। उसके बाद है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ये है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। मतलब कोई ऐसा कार्य जब कोई जो सरकारी अदालत या सरकारी अधिकारी के अंडर आता ही नहीं है और अगर वो उस कार्य को करने की कोशिश करता है तब क्या होता है कि उस कार्य को उससे ऊपर की अदालत या उससे बड़ा अधिकारी उसे लेकर के अपने पास हस्तांतरित कर लेता है। अब देख लेते हैं कि कब आपके मूल अधिकार निलंबित होते हैं। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जब कोई युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो तो आपातकाल की घोषणा हो तो क्या होगा कि जब बाहर से आक्रमण हो तो अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। मतलब वाक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आपकी निलंबित हो जाती है। अनुच्छेद 20 से 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के अनुच्छेद 369 के तहत प्राप्त है। अब क्या होता है कि भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 से 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद जो है 44 के तहत बताया गया था कि 20 से 21 के अंदर जो अनुच्छेद के अंतर्गत जो आपके अधिकार आते हैं उनको निलंबन नहीं किया जा सकता। और इसका जो एग्जाम्पल किस में मिला था वो मिला था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, जहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से अभी निर्धारित किया कि मृत्यु का कार्य करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 15, 14, 19 व 21 का अतिक्रमण नहीं करता है यह, और यह संवैधानिक है। मतलब कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो वो 14, 19 या किसी भी अनुच्छेद का अतिक्रमण नहीं करता। तो देखिए ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स थे, आप इनको देख सकते हो, बना सकते हो। अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन आंसर की। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो
उदार लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता की जो है लोकतंत्र में स्वतंत्रता की जो सर्वोत्तम सुरक्षा नियत करता है वो करता है शक्तियों का पृथक्करण। ये आपकी शक्तियाँ बटी हुई होनी चाहिए, किसी भी एक केंद्रीकरण के पास नहीं हो, तो अलग अलग शक्तियों का निर्धारण हो, अलग अलग आपके पास जो है उनको चलाने के लिए संगठन हो, तो ही आपका जो है पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से कार्य कर सकेंगे। देखिए अब इसमें से बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 है कौन सा एक सही है। तो देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया था। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यही आपको शुरुआत में बताए थे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी मूल अधिकारों की, वो थी नेहरू रिपोर्ट 1928। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य समाज सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा था। मतलब कि ये कहा था कि मूल अधिकार हमारे लिए प्रतिज्ञा के समान है और सभ्य समाज बनाने के लिए, सभ्य विश्व बनाने के लिए ये जरूरी है। तो ये कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सॉरी ये रहा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यहाँ पर मूल संविधान में हुई बहस को लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था कि यहाँ हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है और सभ्य विश्व के निर्माण जो है इसी से किया जा सकता है। अगर आपको एक अच्छा विश्व चाहिए तो आपको मूल अधिकार लाने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलिक अधिकार क्या है। देखिए मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है न्यायालय के अंदर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि। देखिए इन अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है, ये संविधान में उल्लिखित हैं, बिल्कुल संविधान के अंतर्गत तो है ही है। दूसरा, यह प्रजातांत्रिक होते हैं, नहीं प्रजातांत्रिक होने से इनका कोई संबंध नहीं है। यह लोक कल्याणकारी होते हैं। अब देखिए कुछ लोक कल्याणकारी हो सकते हैं लेकिन कुछ एक तो नहीं हो सकते। उसके बाद है चौथा, यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। हाँ बिल्कुल, व्यक्तित्व और विश्व के सभ्य बनाने के लिए आवश्यक थे। पांचवा, संसद के विरुद्ध कानून नहीं ला सकती, बिल्कुल सही है। तो हमारा हो जाएगा 1, 4, 5, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये यूपी लोअर सब प्री 2002 में पूछा हुआ है। मौलिक अधिकार क्या हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है आपात स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। कब किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत और 358 और 359 के रूप में। लेकिन जो 358 और 359 के रूप में भी जो आपके नहीं होते निलंबित, वो हैं 2, 20 और 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला है कि आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मूल अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है आपको। तो विचार करते हैं। पहला है, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, बिल्कुल सही है कि आप राज्य के विरुद्ध जो कोई कार्य करते हो, मतलब राज्य कृत्य मतलब कि राज्य अगर आपके विरुद्ध कोई कार्य करता है तो ये आपको गारंटी देता है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा। दूसरा है, संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही है, भाग 3 के अंतर्गत ये आते हैं। उसके बाद है कि यह सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुरक्षित करते हैं, बिल्कुल सही है, तीनों न्याय सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय सुरक्षित करते हैं। चौथा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। आप नहीं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिए गए हैं मूल अधिकार और उसी के भांति हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी 1, 2, 3 सही हो जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 के तहत, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है। तो ये है अनुच्छेद 13 कि आप संविधान के तहत जो है संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो कानून बनाए गए हैं आपके लिए हैं और आपके किसी भी कंडीशन में उनका हनन आपसे नहीं किया जा सकता, ये कहा जाता है अनुच्छेद 13 के तहत। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो
तो देखिए ये करना है मौलिक अधिकारों के रूप में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी। कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, ये बताता है आपका जो है संविधान का अनुच्छेद 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। देखिए कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो अनुच्छेद है। देखिए समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता के आप विधि के समान हो। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपसे कोई भी विभेद नहीं कर सकता। अगर आपकी जाति कुछ और है, आपका धर्म कुछ और है, या फिर आप किसी और जगह से आए हो, तो आपको कोई भी प्रतिषेध या विभेद नहीं किया जा सका। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता की, जहाँ पर लोक नियोजन के विषय आएंगे आपको भी वहाँ पर समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, आपसे कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, यानी कि आप भारतीय संविधान के अंदर वर्णित उपाधियों को छोड़ करके कोई और उपाधि धारण नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए अनुच्छेद समानता का अधिकार, क्वेश्चन नंबर 12, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया हुआ है, तो दूसरे का अनुच्छेद 14 यानी कि सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 14, 15 और अनुच्छेद 16, 13 के अंतर्गत ये दिया गया है कि आपको जो है आपके मौलिक कर्तव्यों से आपको विहीन नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। बाकी ये 2, 3, 4 हमारे समानता के अधिकार में आते हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर विधि के समक्ष समता और आपका इसमें लोक नियोजन के समान अवसर, इसमें जो धर्म, जाति, लिंग के ऊपर जो है आपके अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये तीनों आते हैं 2, 3, 4, ठीक है। तो ऑप्शन सी 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है वो लगाता है अनुच्छेद 14। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण प्रावधानित है? या आपको कानून के समान सामने जो है संरक्षण दिया जाएगा, ये प्रावधानित है आपका अनुच्छेद 14 के तहत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अधिनिर्देशित या अनियंत्रित विवेकाधिकार दे देता है तथा भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो वही करता है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। मतलब कि कोई ऐसा कानून जो कार्यपालक प्रशासनिक अधिकारी को अनियंत्रित जो है शक्तियाँ प्रदान कर देता है, वो उसका नियंत्रण ही नहीं है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है शक्तियाँ दे दी गई हैं उसे, तो वो आता है अनुच्छेद, वो उल्लंघन करता है अनुच्छेद 14 का, जिसमें कि आपको विधि के समता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है तो विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो विधि नियम यानी कानून का अधिराज्य का मतलब है कि सभी के लिए एक कानून है और सभी के लिए एक न्यायालय यानी कि न्यायतंत्र है, कि आप अमीर गरीब, हायर कास्ट लोअर कास्ट कोई मैटर नहीं करता। अगर आप भारत के निवासी हो तो आपके लिए कानून भी एक ही लगेगा और न्यायतंत्र भी एक ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का एक मूल अधिकार है जिसके इससे अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? ये किया जाएगा समता के अधिकार के अधीन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो देखिए पहला एक मामला हुआ था मद्रास राज्य और एक वहाँ पे दोराय राजन के बीच में 1951 में, उस मामले में जो है एक मौलिक अधिकार को संशोधित करना पड़ गया था। वो मौलिक अधिकार कौन था? वो मौलिक अधिकार था आपका बी, यानी कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार का मौलिक अधिकार था वो, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी एवं गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो जो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है कि आप जो मतलब देखिए अनुच्छेद 15 ये कहता है कि आप विधि के सामने सभी बराबर हो, सभी को समान न्याय मिलेगा, सभी को समान समता मिलेगी। तो देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे देश के अंदर जो है आरक्षण का प्रावधान है। ये आरक्षण का जो प्रावधान है वो हमारा अनुच्छेद 15 के 5 सब क्लॉज में वर्णित है। कि देखिए वैसे ये 15 क्या कहता है, ये कहता है कि सभी को समान अवसर दिए जाएंगे सरकारी एवं गैर सरकारी प्रदान करने में, अनुदान प्रदान करने में, लेकिन कुछ अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति जिनके उत्थान की जरूरत थी उनके लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो 15 ऑप्शन बी 15 का 5 राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब आपसे पूछेगा आरक्षण किस में, तो 15 5 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रदान किए गए हैं? तो देखिए आरक्षण प्रदान किए गए हैं ओबीसी को अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के तहत। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? देखिए भारतीय संविधान के पूछ रहा है कि इन अनुच्छेदों में से कौन सा जो है सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है, कि सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। तो ये दिए जाते हैं अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के अंतर्गत। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है आपका आर्थिक समानता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कथन कहता है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए निम्न व्यवहार कर सकता है या भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल ये कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समानता के लिए दोनों में विभिन्न व्यवहार कर सकता है। तो इसका ये तो कथन है, बिल्कुल कर सकता है भाई, भिन्न व्यवहार होता है। आरक्षण भी तो एक भिन्न व्यवहार ही है। आप जनरल कैटेगरीज के विरुद्ध जो है ये आरक्षण एक तरीके का भिन्न व्यवहार है। दूसरा है कि कारण ये कि समान लोगों में विधि की समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ये भी सही है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो देखिए दोनों ही सही हैं और कथन का जो है कारण पूरी परिकल्पना स्पष्टीकरण करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्न में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन ये है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त एक समाजवादी शब्द ये कहता है। दूसरा है ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलकर के पढ़ना। तीसरा है ए को संविधान अनुच्छेद के 16 के साथ मिलकर के पढ़ना। और चौथा है कि ABC तीनों को एक साथ मिलकर के पढ़ना। ये वो ABC है, ये इन तीनों को मिलकर के पढ़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, क्योंकि समाजवादी राज्य है और सभी को स्वतंत्र समानता का अधिकार है और समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ये 16 बताता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्न में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित किया जा सकता है? तो देखिए तो अभी बताया था अनुच्छेद 14 और 16 के साथ पढ़ने से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 एवं 16। क्वेश्चन नंबर 27 है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, तो अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो यह करता है आपका अनुच्छेद 17। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है?
अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो 17 का संबंध है अस्पृश्यता के उन्मूलन से, यानी कि छुआछूत नहीं किया जाएगा, छुआछूत से आप सभी लोग ऊपर हो। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो छुआछूत से उन्मूलन का जो संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 17। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किसके संवर्ग अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण संविष्ट है? ये IAS प्री 2020 का क्वेश्चन है। तो ये है आपका समता का अधिकार। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, कि आप छुआछूत किसी वर्ग विशेष के लिए छुआछूत नहीं कर सकते। इसका दिया गया है ऑप्शन डी, यानी कि समता के अधिकार में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण के लिए किन उपायों द्वारा किया जाता है? तो देखिए, अस्पृश्यता का जो निवारण है वो किया जाएगा आपका कानून बनाकर, बिल्कुल, शिक्षा की उन्नति द्वारा, ये भी सही है। जन जागरण, यानी कि लोगों में इसकी भावना को, चेतना को जगाना, ये भी सही है। नौकरियों में प्रवेश, ये गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 3 सही है। तो देखिए, ये हमारे कुछ 34 क्वेश्चंस थे और इससे रिलेटेड हमारे कुछ नोट्स थे जो हमने आपको इस वीडियो में कराए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।